स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर 14 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, जिसमें हमने बात करनी है फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज की। सो लेट्स स्टार्ट। रूल 1 बात करता है कि मटीरियल प्रोपोजिशन होनी चाहिए। ठीक है, क्या होती है मटीरियल प्रोपोजिशन, उसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। जब एक पार्टी जो होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एक्सेप्ट कर रही होती है एक पॉइंट को, एक फैक्ट को, और दूसरी पार्टी जो है वो रिजेक्ट कर रही होती है किसी भी मटीरियल प्रोपोजिशन को। ठीक है, अब मटीरियल प्रोपोजिशन क्या होता है? जब प्लेंटिफ जो है वो शो कर रहा हो कि ये तो हमारा भाई राइट था, ठीक है, कोई भी चीज़ को, और डिफेंडेंट जो है वो ये कह रहा हो कि नहीं भाई ये तो हमारी डिफेंस थी। तो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब दोनों पार्टीज वेरिएंट करती हैं, मतलब कि दोनों पार्टीज के ओपिनियन जो है या फिर थिंकिंग जो है एज वेल एज दोनों क्लेम कर रही होती है एक दूसरे के विरुद्ध, उन्हें कहते हैं एक इश्यूज। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस और डिनाइल सब्जेक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट इशू। डिस्टिंक्ट इश्यूज हमारे पास कितने सारे हो सकते हैं और वो इश्यूज हमें कहाँ से मिलते हैं? फैक्ट्स या फिर लॉ या फिर मिक्स हो सकते हैं दोनों। ठीक है, इश्यू ऑफ फैक्ट, इश्यू ऑफ लॉ और इश्यू दोनों मिक्स्ड भी हो सकते हैं। सो इन तीनों चीज़ों पर अगर कोई पार्टी एक्सेप्टेंस कर रही है या फिर डिनाइल कर रही है तो कोर्ट देखता है, फिर से मैं वही बात कह रही हूँ, ऑन विच पॉइंट पार्टीज आर दी वेरिएंट, तो उस पॉइंट पे क्या कर देती है? फ्रेम इशू। फ्रेमिंग ऑफ इशू जो होता है वो फर्स्ट हियरिंग में ही होता है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि सबसे पहले तो जो जज होता है जिसने फ्रेम करने होते हैं इशू, उसने प्लेंट भी पढ़ी हो और रिटन स्टेटमेंट भी पढ़ी हो। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों को मिलाकर क्या बनता है? प्लीडिंग्स। ठीक है, एग्जामिनेशन हो पार्टीज की और हियरिंग हो दोनों पार्टीज की और साथ के साथ प्लीडर्स की उनके। ठीक है, अगर डिफेंडेंट जो है वो नहीं उस दिन प्रेजेंट हो रहा टू प्रेजेंट द डिफेंस फर्स्ट हियरिंग पे, तो कोर्ट रिकॉर्ड करके रीजंस को फ्रेम कर देगी इशू। ठीक है, एक केस है हमारे पास मनोरंजन पॉल वर्सेस एनके पॉल। कोर्ट इस केस में कहता है कि अगर फ्रेमिंग ऑफ इशू ऑन द मटेरियल पॉइंट एक पर्टिकुलर पार्टी चाहती है कि ना करे फ्रेम, मतलब दोनों पार्टीज उस पॉइंट पे वेरिएंट नहीं हो रही, दोनों पार्टीज के जो ओपिनियन है वो बिल्कुल सेम हो रहे हैं, तो उस केस पे कोर्ट जो है वो रिजेक्ट भी कर सकता है, उस स्किप भी कर सकता है फ्रेम करने के लिए इशू को, उस इशू को, अगर वो पार्टीज के राइट को प्रेजुडाइज ना हो। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल 3, जो बात करता है कि कौन कौन से मटेरियल हैं जहां से फ्रेम होते हैं इश्यूज। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। एलिगेशंस ऑन ओथ ऑफ पार्टीज और देयर प्लीडर्स, और एलिगेशंस इन प्लीडिंग, आंसर द इंटेरोगेटरीज, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। रूल 2 बात करता है जिसपे एक लैंडमार्क जजमेंट भी है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अडानी एक्सप्रेस। हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रिलिमिनरी डिस्पोजल ऑफ इशू। कई इश्यूज ऐसे होते हैं जिनका सबसे पहले डिस्पोजल ऑफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि विच आर द नेसेसरी फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, जैसे कि जुरिस्डिक्शन, सूट क्या सिविल किसी भी अदर लॉ में बार है कि नहीं। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस पेंडिंग टिल द प्रिलिमिनरी इश्यूज नॉट डिसाइडेड। प्रीलिम इश्यूज जैसे कि जुरिस्डिक्शन वगैरह, ये डिसाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। अब हम बात करने जा रहे हैं रूल 4 की, जो जनरली बात करता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो इशू कर सके किसी भी प्रोसेस को फॉर द अपीयरेंस ऑफ पार्टी एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर जो प्रोडक्शन है नेसेसरी है फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द इशू, तो कोर्ट क्या है? फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज को डिले कर सकता है, नॉट मोर देन 7 days, 7 दिन का ज़्यादा नहीं डिले कर सकता, या फिर कोई अदर टाइम पीरियड जो बताया हो, एनी लॉ ऑन द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, चाहे वो लोकल लॉ हो या फिर कोई और लॉ। ठीक है, रूल 5 जो है वो बात करता है कि पावर है कोर्ट के पास टू स्ट्राइक आउट और अमेंड द इशू। गाइज आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि स्ट्राइक आउट और अमेंडमेंट
इन द प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट सीपीसी में कौन से पार्ट में डिस्कस की गई है। ठीक है, पावर है कोर्ट के पास टू स्ट्राइक आउट और अमेंड द इशू बिफोर पासिंग द डिक्री, किसी भी टाइम। ठीक है, अगर जो है वो अमेंडमेंट जरूरी हो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज, और अगर उस अमेंडमेंट के बिना ये सब चीजें नहीं डिटर्मिन की जाए तो, या फिर अगर इश्यूज जो हैं वो रॉन्गली फ्रेम्ड हो गए हो तो। रूल 6 जनरली बात करता है जब दोनों पार्टीज का पहले से ही एग्रीमेंट है एक दूसरे के साथ कि अगर जो है इश्यूज, अगर उनका कोई भी इन फ्यूचर में जाकर सूट फाइल करना हो, इन दोनों में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, तो कितना मतलब कौन कौन से इशू डिसाइड होंगे पहले से ही। ठीक है, तो कोर्ट को वो जो रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट होगा वो दिखाएंगे पार्टीज, एज वेल एज वो कोर्ट की स्क्रूटनी के सब्जेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, जैसे कि कोई भी सम ऑफ द मनी, प्रॉपर्टी, या फिर टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एक्ट। गाइज मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देने जा रही हूँ। मान लो एक फर्म है XYZ और एक फर्म है ABC। इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर हम दोनों में से किसी भी पार्टी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो फिर एक पर्टिकुलर सम ऑफ द मनी दूसरी पार्टी को देनी होगी, या फिर एक प्रॉपर्टी, या फिर कोई पर्टिकुलर एक्ट करना होगा। रूल 7 जो है वो बात करता है कि अगर जो है रूल 6 में हमने आपको हमारा कोई भी केस या सूट फाइल करना है तो फिर कोर्ट की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वो एग्रीमेंट है एक्सरसाइज किया गया है बाय द पार्टीज, एंड सब्सटेंशियल इफेक्ट होना चाहिए उस एग्रीमेंट का ऑन द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, सेम इज फिट टू बी ट्राइड एंड डिसाइडेड। ठीक है, मतलब उसका कोई ना कोई इफेक्ट भी होना चाहिए जजमेंट पे, ये ना हो कि कोई उसका इफेक्ट ना हो, वैसे ही पार्टीज दिखाई जाए तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो कोर्ट क्या करता है, प्रोनाउंस कर देता है जजमेंट और डिक्री को। सो गाइज अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई